सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन। आज का जो विषय है वह है आर्थिक विश्लेषण की आगमन प्रणाली। तो आगमन प्रणाली क्या है? तो आगमन प्रणाली को अन्य नामों जैसे अनुभववादी रीति, ऐतिहासिक रीति, सांख्यिकीय प्रणाली से भी जाना जाता है। आगमन रीति ठीक निगमन रीति के विपरीत है। आगमन रीति के अंतर्गत कुछ विशिष्ट तथ्यों का निरीक्षण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिर इन विशिष्ट निष्कर्षों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि आगमन प्रणाली से क्या आशय है। तो आगमन प्रणाली में अध्ययन का जो क्रम होता है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इस विधि में कुछ विशिष्ट आर्थिक घटनाओं का अध्ययन का अवलोकन किया जाता है और इस घटना से संबंधित आंकड़े और तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। तदुपरांत इन आंकड़ों का वर्गीकरण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों की जांच के लिए वास्तविक जगत का अध्ययन किया जाता है और यदि ये निष्कर्ष सही निकलते हैं तब सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। यदि प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक जगत से मेल नहीं खाते हैं तो उनमें संशोधन करके सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। अब आगमन प्रणाली की जो परिभाषा है तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित किया है, जिसमें प्रोफेसर जे.के. मेहता ने क्या कहा। तो मेहता के अनुसार आगमन प्रणाली अध्ययन की वह विधि है जिसमें हम बहुत सी विशिष्ट आर्थिक घटनाओं के आधार पर कारण एवं परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। प्रोफेसर जेम्किंस आगमन प्रणाली के अंतर्गत अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर एक सामान्य सिद्धांत की स्थापना की जाती है। अब आगमन प्रणाली के क्या उदाहरण हैं? तो एक उदाहरण के तौर पे हम इसको आगमन प्रणाली को समझेंगे कि जैसे कि दूध का मूल्य कम होना या दूध के भाव कम होना से क्या होता है। तो जैसे दूध के मूल्य कम होने पर रवि कम मूल्य पर अधिक दूध खरीदता है और कुसुम कम मूल्य पर अधिक दूध खरीदती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि रवि एवं कुसुम मूल्य कम होने पर अधिक मात्रा में दूध खरीदते हैं। अतः इन विशिष्ट निष्कर्षों के आधार पर यह सामान्य सिद्धांत बन जाता है कि दूध के मूल्यों में कमी होने पर दूध की मांग में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, अर्थात किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि एवं मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है और यह मांग का सामान्य नियम है। इस आधार पर अर्थशास्त्र के अन्य नियमों का आगमन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादन किया जा सकता है। संक्षिप्त में आगमन विधि के अंतर्गत विशिष्ट निष्कर्षों का अनुभव और वास्तविक घटनाओं के आधार पर नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अब निगमन विधि आगमन प्रणाली की कौन कौन सी विधियां होती है? तो पहली होती है इसकी प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि के अंतर्गत विभिन्न कारणों एवं परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं में प्रयोग या परीक्षण किए जाते हैं। इसी विधि का प्रयोग भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों में अनिवार्य रूप से किया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में इस विधि का प्रयोग अत्यधिक सीमित होता है। दूसरी जो विधि होती है वह सांख्यिकीय विधि होती है। सांख्यिकीय विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग आर्थिक घटनाओं के अध्ययन इस विधि में किया जाता है। या कह सकते हैं कि विशिष्ट आर्थिक घटना से संबंधित आंकड़ों का संकलन, सारणीयन, वर्गीकरण आदि किया जाते हैं और तदुपरांत निष्कर्ष निकालकर आर्थिक नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि आगमन प्रणाली के गुण कौन कौन से हैं। तो इसका पहला गुण होता है निष्कर्षों का वास्तविकता के निकट होना, है ना। आगमन प्रणाली से जो निष्कर्ष निकालते हैं वह वास्तविक होते हैं या उनसे मतलब ज्यादा संबंधित होते हैं। तो
तो आगमन प्रणाली के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष वास्तविकता के अधिक निकट होते हैं। इसका कारण यह है कि इस प्रणाली में सांख्यिकीय सिद्धांतों का प्रयोग होता है, अर्थात यह प्रणाली अवलोकन एवं संबंधित समस्या के तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित है। अब आगमन प्रणाली का जो दूसरा गुण होता है निष्कर्षों की जांचने की सुविधा। तो आगमन रीति के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की सत्यता एवं वास्तविकता को जांचने के लिए अन्य रीतियों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आगमन प्रणाली द्वारा प्रतिपादित नियमों की पुष्टि की जा सकती है। तीसरा जो गुण होता है इसका प्रावेगिक। मनुष्य का आर्थिक व्यवहार सदैव परिवर्तनशील रहता है। चूंकि आगमन प्रणाली का दृष्टिकोण प्रावेगिक होता है, अतः यह विधि जटिल आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त है। इस प्रणाली की सहायता से परिवर्तनशील आर्थिक घटकों का अध्ययन होता है तथा वास्तविक सिद्धांतों की स्थापना की जा सकती है। अगला जो गुण आता है वृहद अर्थशास्त्र। आधुनिक युग में वृहद या समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आगमन रीति के द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों एवं तथ्यों का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालना संभव होता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, कुल रोजगार आदि का अध्ययन इस विधि से सरल होता है। अगला जो गुण आता है आगमन प्रणाली का, वह निगमन प्रणाली का पूरक होना। आगमन प्रणाली निगमन प्रणाली की विरोधी न होकर एक दूसरे की पूरक है। इस कारण यह निगमन प्रणाली के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की जांच आगमन प्रणाली के द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार यह प्रणाली निगमन नीति की पूरक भी है। अब आगमन प्रणाली के गुण होने के बावजूद इसमें कुछ दोष है, तो आइए जानिए हम इसके दोष कौन कौन से। तो यह विधि, पहला इसका जो दोष है वो कठिन विधि। आगमन प्रणाली में विभिन्न सांख्यिकीय सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, फलतः यह विधि कठिन हो जाती है। दूसरे शब्दों में इस प्रणाली को समझना और प्रयोग दोनों कठिन है। दूसरा जो दोष है पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष की संभावना। इस प्रणाली के अंतर्गत पक्षपातपूर्ण निष्कर्षों की बहुत संभावना रहती है। इसका कारण यह है कि निष्कर्षों पर अन्वेषणकर्ता के निजी विचारों के प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। दूसरे शब्दों में इस विधि में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना सदैव बनी रहती है। इसी संबंध में, दोष के संबंध में प्रोफेसर जेवंस ने लिखा है कि किसी एक पक्ष का समर्थक व्यक्ति उसी पक्ष समर्थन से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने और निष्कर्ष निकालने में रुचि रखता है। फलतः इस नीति से प्राप्त निष्कर्ष पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। अगला जो इसका दोष आता है आगमन प्रणाली का है वह है सांख्यिकी विज्ञान से संबंधित दोष। आगमन प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग किया जाता है, अतः इस प्रणाली द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में सांख्यिकीय विज्ञान के दोष विद्यमान रहता है। इस संबंध में प्रोफेसर बोल्डिंग ने लिखा है कि यदि कुछ दशाओं में दो तथ्यों या प्रवृत्तियां एक साथ देखी जाती है तो यह मान लेना कि उसमें कारण एवं परिणाम का निश्चित संबंध है। तो यह सांख्यिकी विधि से खोज का सबसे अधिक खतरनाक भ्रम है। अगला जो गुण इसका आगमन प्रणाली का जो दोष होता है वह है सीमित अध्ययन क्षेत्र से सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते। यदि अध्ययन हेतु चुना गया क्षेत्र बहुत छोटा या सीमित हो और थोड़े से आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो प्राप्त निष्कर्षों के गलत होने की संभावनाएं भी अधिक रहती है। अगला जो दोष आता है इसका है आर्थिक समस्याओं का पारस्परिक निर्भर होना। अनेक आर्थिक समस्याएं परस्पर आश्रित तथा निर्भर होती है। इन समस्याओं का न तो एक दूसरे से अलग किया जा सकता और न ही सभी का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आगमन प्रणाली से प्राप्त निष्कर्ष वास्तविकता से दूर होते हैं। अगला जो दोष आता है निष्कर्ष सर्वव्यापी नहीं होती। आगमन प्रणाली के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह कुछ विशेष परिस्थितियों पर आधारित रहते हैं, अतः प्राप्त निष्कर्ष या स्थापित सिद्धांत सर्वव्यापी नहीं होते हैं। अब इस प्रणाली के हमने आगमन प्रणाली के परिभाषा, परिचय, गुण, दोष होने के बावजूद अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आगमन प्रणाली को अन्य नाम जैसे अनुभववादी रीति, ऐतिहासिक रीति, सांख्यिकी प्रणाली से भी जाना जाता है। और आगमन प्रणाली का जो अध्ययन क्रम है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। और आगमन प्रणाली की जो रीतियां होती है, जो विधियां हैं वो दो है। पहली है प्रायोगिक विधि
और दूसरी है सांख्यिकीय विधि। अब आगमन प्रणाली के जो गुण कौन कौन से होते हैं, तो ये निष्कर्षों का वास्तविकता के निकट होना, निष्कर्षों की जांच की सुविधा होती है, प्रावेगिक है, वृहद अर्थशास्त्र का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, और निगमन प्रणाली का पूरक होना, ये इसके गुण है। दूसरा, आगमन प्रणाली के दोष कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। कठिन विधि है, पक्षपातपूर्ण, इसमें से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सांख्यिकीय विज्ञान से संबंधित दोष भी इसमें हो सकते हैं। सीमित अध्ययन क्षेत्र होने से निष्कर्ष सही नहीं हो सकते हैं। आर्थिक समस्याओं का पारस्परिक निर्भर हो सकता है, और निष्कर्ष सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। तो आज का जो अध्ययन वह है आगमन प्रणाली। इससे पूर्व हमने निगमन प्रणाली को देखा। तो बच्चों, आप लोग जब आर्थिक विश्लेषण की जो पद्धतियां हैं उसके बारे में अगर आपको समझना है तो पहले निगमन प्रणाली को समझिए, फिर आगमन प्रणाली के दोनों वीडियो मैं डाल चुका हूं। इनका आप अध्ययन अच्छे से करके आर्थिक विश्लेषण की पद्धतियों को अच्छे से जान सकते हैं। सभी को धन्यवाद।